रिवरडेल स्टेट, एक खूबसूरत जगह जिसके पीछे दफन थे गहरे राज। पहले पार्ट में हमने देखा कि रोहित के इस पुश्तैनी हवेली में कदम रखते ही अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गईं, और इन सब में शामिल था वहां का रहस्यमयी चौकीदार रामू। एक रात रोहित ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। रोहित की हालत देखकर रामू ने उसकी पत्नी रितु को फोन किया। क्या रितु समय पर पहुंच पाएगी, और ये रिवरडेल स्टेट आखिर है क्या? आगे देखिए। अब माफ कीजिएगा, आप ठीक हैं? रेखा ने चौंक कर ऊपर देखा। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और खुद को संभालने की कोशिश की। मैं ठीक हूं, देव ने धीरे से बोतल आगे बढ़ाते हुए कहा। ये लीजिए, पानी लीजिए, शायद थोड़ी राहत मिले, लीजिए। थैंक यू। देखिए, अगर बुरा ना माने तो मैं पूछ सकता हूं, मतलब सब ठीक तो है? रोहित, मेरे पति, वो वहां अकेले हैं और वो ठीक नहीं लग रहे। रामू ने फोन पर कहा कि रोहित कुछ बोल ही नहीं रहे, जैसे जिंदा लाश हो। कल सुबह उन्होंने मुझसे बात की थी, बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। वेल, ये रामू कौन है और आपके रोहित कहाँ है? रामू वहां का केयरटेकर है। दरअसल हमने हाल ही में एक पुराना बंगला, रिवरडेल स्टेट नाम है, उत्तराखंड में, रोहित वहां सब कुछ ठीक कराने गए थे। घर काफी पुराना है और अचानक रामलाल का फोन आया और उसने कहा कि रोहित, अजीब इत्तेफाक है, मैं भी उत्तराखंड ही जा रहा हूँ। असल में मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ, वहां 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। ट्रेनिंग 2 दिन बाद शुरू होगी। अब देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, देव ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। माफ कीजिएगा, पर जो आपने बताया, मतलब रोहित जी का अचानक इस तरह बिना किसी वजह के अजीब बर्ताव करना, मुझे ना यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेरा मतलब है कि वो पुराना बंगला, वहां रोहित जी का इस तरह से अचानक से बदल जाना, और फिर वो रामू का घबराया हुआ फोन। लेकिन आप परेशान मत होइए, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपके साथ वहां चल सकता हूँ। एयरपोर्ट पर फ्लाइट की अनाउंसमेंट गूंज उठी। रितु और देव ने एक दूसरे की ओर देखा। फ्लाइट टू उत्तराखंड इज रेडी टू टेक ऑफ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, उत्तराखंड जाने वाली उड़ान उड़ने के लिए तैयार है। रेखा और देव ने चुपचाप अपने कदम बोर्डिंग गेट की ओर बढ़ा दिए। यहाँ कुछ तो है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। नजर चारों ओर दौड़ाई। पुराने पेड़ों की टहनियां हवा में हल्के हल्के झूल रही थीं, मानो कोई अनजाना साया उन्हें छूकर गुजर गया हो। उसने घबराकर देव की ओर देखा। उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गई थीं, और अचानक बंगले से एक धीमी और कांपती हुई आवाज आई। कौन है वहां? रितु और देव के कदम वहीं ठिठक गए। देव ने गौर से देखा, रामू हाथ में पुराना लालटेन लिए खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ और डरा हुआ लग रहा था। कौन है वहां? रामू, मैं हूं। अच्छा हुआ मेम साहब जो आप आ गई। मेम साहब, रोहित बाबू वो कुछ बोल नहीं रहे, कुछ खा पी नहीं रहे, बस चुपचाप छत को घूरते रहते हैं। और ये कौन है मेम साहब? रामू, मेरा नाम देव है, मैं एक फॉरेस्ट रेंजर हूँ। रितु जी ने मुझे सब कुछ बताया, रोहित की हालत और यहाँ जो कुछ भी हुआ, तो बस मैं उनकी मदद करने के लिए आया हूँ। अच्छा मेम साहब, अंदर आइए, जल्दी से अंदर आइए। देव और रितु ने एक दूसरे की ओर देखा और तेजी से रामू के पीछे बंगले के अंदर चले गए। कमरे में हल्की हल्की लालटेन की रोशनी फैली हुई थी। रोहित बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ था, चेहरा उतरा हुआ, आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं थे। रोहित, उठो ना, देखो मैं आ गई हूँ। रोहित प्लीज कुछ तो बोलो। रेखा की आवाज में बेबसी झलक रही थी। उसने धीरे धीरे रोहित का चेहरा छूकर उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन रोहित की आंखें खाली दीवार को घूर रही थी। खुद को हम यहाँ रोहित को ठीक करने ही आए हैं, चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देव की आंखें अब भी रोहित को गौर से देख रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी होती गई थी। रामू थोड़ी दूर पर खड़ा था, आंखें झुकी हुई, चेहरा उतरा हुआ। वो बार बार पसीना पोंछ रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वो कुछ बोलने से कतरा रहा हो। रामू, तुम कुछ छुपा रहे हो, क्या बात है? रामू ने एक पल के लिए देव की ओर तो देखा, लेकिन फिर अचानक से उसकी नजर खिड़की की तरफ चली गई। घबराकर रामू ने अपनी नजरें तुरंत झुपा ली, लेकिन देव ने रामू की घबराहट को भांप लिया।
धीरे धीरे देव खिड़की की ओर बढ़ा। खिड़की के बाहर अंधेरा फैला हुआ था। देव की नजर बंगले के पीछे बने पुराने आउटहाउस पर पड़ी। उसके सामने लटकता हुआ पुराना बल्ब अचानक से तेजी से जलने बुझने लगा। उस तेज जलती बुझती रोशनी में आउटहाउस की धुंधली सी परछाई और डरावनी लग रही थी। देव की आंखें सिकुड़ गईं और होठों पर हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। धीरे धीरे उसने खिड़की से नजर हटाई और मुड़कर देखा। रितु जी, देखिए काफी रात हो गई है, सबको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मैं यहीं रोहित के पास रुका हूँ। रामू, मेम साहब के लिए कोई दूसरा कमरा तैयार करवा दो। नहीं देव, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी रोहित के पास। ठीक है, जैसा आप ठीक समझ। कमरे में हल्की हल्की लालटेन की रोशनी फैली हुई थी। रोहित अब भी बिस्तर पर निश्चल पड़ा हुआ था। देव पास में ही बैठा था। उसकी आंखें रोहित पर टिकी हुई थीं, लेकिन ध्यान कहीं और था। उसकी नजरें बार बार खिड़की की तरफ उठ रही थीं कि तभी अचानक वही आवाज फिर से, वही खांसने और नाखून घिसटने की आवाजें आनी शुरू हो गईं। उसी आउटहाउस की तरफ से। रितु जो जमीन पर सो रही थी, करवट बदलते बदलते अचानक से उठ बैठी। उसकी आंखों में नींद के साथ डर भी था। देव, ये आवाजें। रितु ने घबराकर देव की ओर देखा और देव की आंखों में वही गंभीरता थी। वो अब भी खिड़की की ओर देख रहा था। देव, ये आवाजें, ये कहां से आ रही हैं? मुझे डर लग रहा है। देव धीरे धीरे कुर्सी से उठा और खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। रितु भी घबराई हुई उसके पीछे चल पड़ी। देव खिड़की के पास पहुंचा और बाहर की तरफ झांक कर देखा। रितु ने भी झांकने की कोशिश की और जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रामू तेज कदमों से आउटहाउस की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथों में एक पुरानी लालटेन थी। देव, रामू वहां क्या कर रहा है इतनी रात को? देव की आंखों में चिंता की एक परछाई उभरी। उसने एकदम से रेखा को चुप रहने का इशारा किया और उसकी आंखें फिर से आउटहाउस की तरफ जम गईं। ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये रामू हमसे छुपा क्या रहा है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया ना, तो हो सकता है कि बहुत देर हो जाए। रितु जी, सुनिए, आप यहीं पर रुकिए रोहित जी के साथ। अगर कुछ होता है तो कम से कम आप रोहित जी के साथ तो रहेंगी। मैं आता हूँ। देव धीरे कदमों से आउटहाउस की ओर बढ़ रहा था। आउटहाउस की खिड़की से हल्की हल्की पीली सी रोशनी बाहर झांक रही थी। देव ने अपने कदम और धीरे कर लिए। देव ने खिड़की तक पहुंचकर धीरे से भीतर झांका। उसने देखा रामू फर्श पर घुटनों के बल बैठा था। उसकी हथेलियां जुड़ी हुई थी, मानो वो किसी के सामने प्रार्थना कर रहा हो। रामू की आवाज धीमी थी, लेकिन उसके होठों की थरथराहट साफ दिख रही थी। लेकिन देव की नजरें जल्द ही रामू के सामने रखी पुरानी जंग लगी लोहे की खाट पर जा टिकी। खाट पर कोई बैठा हुआ था, पूरी तरह से काले कंबल में लिपटा हुआ एक व्यक्ति। ये कौन है? देव के माथे पर पसीना छलक आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मालिक, अब आपको जाना चाहिए। अब रोहित बाबू आ गए हैं। वो भी एक डॉक्टर हैं। वो आपके मरीजों का ख्याल रख लेंगे। अब आप जाइए। बस अब आपको यहाँ से जाना होगा मालिक। बस 1 हफ्ता ही तो हुआ है मैंने इन्हें पानी देना बंद किया है। टीबी में अगर मरीज को कुछ भी पीने को ना दिया जाए तो गला सूखने से खांसी बंद हो जाती है। लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही नहीं किया रामू। धुआं भर कर देखा, हर तरफ धुआं। इतना धुआं कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। फिर जड़ी बूटियां दी, उपवास करवाया, हर तरीका आजमाया, पर कुछ भी काम नहीं आया, कुछ भी नहीं। अब बस ये आखिरी तरीका बचा है और ये जरूर काम करेगा। ये सब ठीक हो जाएंगे। रामू, तुम देखना, मैंने सही किया है, ये बच जाएंगे। अचानक उस आदमी ने पास रखी मेज से एक पुरानी डायरी उठाई और पन्ने पलटने लगा। उसकी आवाज में अजीब सी खुशी और जुनून था। मैं सब कुछ लिख रहा था इस डायरी में, हर छोटी बात। अभी कल ही गुड़िया की खांसी की आवाज आना बंद हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे वो ठीक हो रही है। बस कुछ दिन और फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। रामू की आवाज अचानक भरने लगी। उसकी आंखें भर आईं और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मालिक, गुड़िया मर चुकी है, सब मर चुके हैं। मालिक, आप क्यों नहीं मानते? उनकी आत्माएं तड़प रही हैं, पानी के लिए, मुक्ति के लिए। उन्हें जाने दीजिए मालिक, उन्हें चैन मिल जाने दीजिए। और अब आप भी चले जाइए। बस बहुत हो गया, अब और नहीं, चले जाइए मालिक।
रामू ने एक गहरी सांस ली, मानो बरसों का बोझ उतरने वाला हो। वो लड़खड़ाते कदमों से उठा और कांपते हाथों से धीरे धीरे दरवाजे की सिटकिनी खोल दी। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और अचानक से करीबन 10 धुंधली आकृतियां दरवाजे के बाहर निकलने लगी। उनके चेहरे पर दर्द और राहत का मिला जुला एहसास था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, रुको रुको रुको। उस शख्स की आवाज में दर्द और गुस्सा था। चीखते ही कंबल उसके कंधे से गिर गया और देव ने खिड़की से देखा। उसके चेहरे पर पागलपन सवार था, आंखें खून जैसी लाल थीं। रामू ने जैसे ही पीछे हटने की कोशिश की, उस आदमी ने अचानक तेजी से उठकर अपना पैर उठाया और पूरी ताकत से रामलाल के सिर पर दे मारा। रामू दर्द से चीख तक नहीं सका। उसका शरीर लड़खड़ाया और जमीन पर ढेर हो गया। रामू मर चुका था। ये सब देखकर तो देव की जैसे सांसें थम गईं। मुझे पहले ही कुछ करना चाहिए था। अगर मैंने वक्त रहते कदम उठाया होता तो शायद रामू की जान बच जाती। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। अब जो भी हो, इसे यहीं खत्म करना होगा। देव ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। उसकी आंखें सामने खड़े उस आदमी पर टिकी हुई थीं। जैसे ही देव ने कदम आगे बढ़ाया, उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। उसकी खून से लाल आंखें सीधे देव से जा टकराईं। तो तू है, तू ठीक करेगा मेरे लोगों को? हाँ, मेरे घर में आया तू, और अब तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरे लोगों तक पहुंच गया। रामू को भड़काया तूने, मेरे रामू को। सिर्फ 4 साल का था वो जब पहली बार आया था मेरे पास, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मेरे लोगों को मुझसे छीनना चाहता था वो। मैंने उसे मार डाला और अब तेरा भी वही हाल होगा। इससे पहले कि देव कुछ समझ पाता, एक जोरदार लात उसके सीने पर पड़ी और वो कमरे के बाहर जा गिरा। देव ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं रोहित नहीं हूं, मैं देव हूं, देव। और मैंने रामू के साथ में कुछ भी नहीं किया। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है। रामू बिल्कुल ठीक कह रहा था कि तुम्हारे सारे मरीज कब के मर चुके हैं। अब तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। वो आदमी देव की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो गुस्से में देव की ओर बढ़ने लगा और बोला, तू झूठ बोल रहा है। अभी मैंने कल ही अपने जर्नल में लिखा है, जब मैंने इन्हें पानी देना बंद किया तो इनकी खांसी कम हो गई है। बस ये ठीक ही होने वाले थे और तूने आकर सब कुछ खत्म कर दिया। वो आदमी तेजी से देव की तरफ झपटा, लेकिन देव ने झट से अपनी जेब से क्रिस्टल लॉकेट निकाला और उसे उस आदमी के सामने लटका दिया। उस आदमी ने अपनी आंखें ढक ली और दर्द से चीख उठा। देव ने मौका देखते ही तेजी से उस आदमी की जर्नल उठा ली। उसने कांपते हाथों से आखिरी एंट्री की तारीख देखी, जो कि थी 25 अगस्त 1965। देव की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में कहा, देखो देखो, ये तारीख देखो। ये है तुम्हारी आखिरी एंट्री, 60 साल पुरानी। तुम्हारे साले मरीज कब के मर चुके हैं, समझो। उसने एक पल के लिए उस आदमी की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, और तुम अब भी जिंदा हो, लेकिन तुम्हारा शरीर सड़ रहा है, समझे। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो चलो मेरे साथ, देखो खुद को आईने में एक बार। तुम्हारी गांव वालों के लिए मोहब्बत और फिक्र ने तुम्हें क्या बना दिया है। तुम एक अच्छे इंसान थे, एक बेहतरीन डॉक्टर, लेकिन अपने मरीजों को लेकर तुम हद से ज्यादा जुनूनी हो गए। तुम्हें उन्हें जाने देना चाहिए था। रामू तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि वो तुम्हें भगवान मानता था। उसने तुम्हारी इज्जत की, तुम्हारी हर बात को माना, लेकिन तुमने उसे भी मार डाला। मेरी बात मानो, अब भी वक्त है। सच को स्वीकार कर लो और खुद को इस अंधेरे से आजाद कर दो, वरना ये अंधेरा तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इतना कहकर देव तेजी से घर की ओर दौड़ता है और पीछे से वो आदमी भी गुस्से से भरा हुआ देव के पीछे पीछे आने लगता है। घर के पास पहुंचते पहुंचते देव की धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो जानता है कि यही आखिरी मौका है, आखिरी मुकाबला। देव ने कमरे के अंदर घुसते ही दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। देव हांफते हुए रेखा से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई आईना है? क्या हुआ देव, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है, जल्दी से बताओ, आईना है? हाँ, मेरे पास एक छोटा सा आईना है मेरे बैग में। लेकिन देव, ये सब क्या हो रहा है? देव ने जल्दी से ऋतु का बैग खोला और आईना निकाल लिया। एक हाथ में आईना थामे और दूसरे में अपना क्रिस्टल लॉकेट पकड़े वो दरवाजे के सामने खड़ा था। तभी दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ खुलता है और वो आदमी कमरे में घुस आता है। वो आदमी धीरे धीरे देव की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो आदमी देव के करीब पहुंचा, देव ने तुरंत आईना उसके सामने कर दिया।
आदमी की लाल गुस्से से भरी आंखें जैसे ही आईने पर पड़ी, उसका चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में क्रोध की जगह हैरानी और घिन झलकने लगी। वो कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा, फिर कांपते हुए हाथों से देव के हाथ से आईना ले लिया। ये क्या बन गया हूं मैं? ये चेहरा, ये हाथ है। कभी मैं लोगों की जिंदगी बचाता था, मैंने क्या कर दिया ये? मैंने अपने मरीजों को बचाने की जगह उन्हें इस बंद कमरे में कैद कर दिया। उनकी आत्माएं तड़पती रहीं और मैं ये सोचता रहा कि वो ठीक हो रहे हैं। और रामू, मेरा रामू है, मैंने उसे भी मार डाला। तू सही कह रहा था, अब मेरी यहाँ कोई जगह नहीं है। ये गांव और इस गांव के लोग, मैं इनके बीच रहने लायक नहीं हूँ। उसके हाथ से आईना गिरकर चकनाचूर हो गया। उसने देव को एक आखिरी बार देखा और इस बार उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और पछतावा था। फिर वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ उसका शरीर जैसे हल्का होता जा रहा था। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसकी चाल धीमी हो गई। उसने एक पल के लिए देव की तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में नफरत नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। फिर उसने दरवाजा पार किया और बाहर कदम रखते ही वो घने अंधेरे में समाने लगा। उसकी परछाई धीरे धीरे अंधकार में घुलने लगी और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह से गायब हो गया। जैसे ही वो आदमी अंधेरे में समा गया, कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। देव और ऋतु की आंखें दरवाजे की ओर टिकी रहीं, मानो वो यकीन करना चाह रहे हों कि ये सब कुछ सच में खत्म हो गया है। तभी रोहित कराहते हुए उठ बैठा। रोहित, ऋतु की आवाज में राहत थी। देव ने तुरंत उसकी तरफ बढ़कर उसे सहारा दिया। हाँ, सब खत्म हो गया। कितनी अजीब बात है, मोहब्बत और फिक्र जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो इंसान को अंधा कर देती है। देखा जाए तो वो आदमी बुरा नहीं था, बस अपने मरीजों के लिए उसका जुनून उसे इतना अंधा कर गया कि उसने सही और गलत में फर्क करना ही बंद कर दिया। देव ने एक गहरी सांस ली और बाहर की ओर देखा। कभी कभी जाने देना ही सबसे बड़ा फर्ज होता है।